नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे कॉलेज के दिनों से जुड़ी हुई है। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में था और जिस लड़की के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 12th में पढ़ती थी। हमारी कॉलेज और स्कूल दोनों एक ही कैंपस में थे और यहाँ पर लड़के लड़कियों के मिलने पर कोई बंधन नहीं था। सब कुछ काफ़ी रिलैक्स और फ्री था, मतलब जो मन में आता वो कर सकते थे। अब बात करते हैं उस लड़की की। जब उसने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया तो जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरे दिल में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे याद है मैंने पहले भी कई लड़कियों को देखा था, कुछ मेरी दोस्त भी थीं, लेकिन किसी के साथ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। पर जब ये लड़की आई और मैंने उसे पहली बार देखा तो दिल की धड़कन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। अब समझाता हूं, मान लीजिए आपके सामने अचानक कोई डरावना जानवर आ जाए तो जैसे आपका दिल तेजी से धड़कने लगे और शरीर ठंडा हो जाए, ठीक वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब ये लड़की कॉलेज में आई तो मैं उसे देखकर बस एकदम चुप हो गया था। दिल में घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगी और अब तो ये हालात हो गए थे कि जब भी वो मेरे सामने होती मैं खुद को बिल्कुल खो चुका सा महसूस करता। और जब वो लड़की कॉलेज में आती तो मुझे हर बार उसे देखने की एक अजीब सी तलब होने लगती थी। मैं क्लासरूम में बैठा रहता लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल इधर उधर रहता। मेरे दोस्तों को तो पता भी नहीं था कि मैं किसे देख रहा हूं, किसका इंतजार कर रहा हूं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। 2-3 महीने तक बस उसे दूर से देखता रहा, बिना कुछ बोले। अजीब बात यह थी कि 3 महीने तक लगातार उसे देखने के बाद भी मेरा दिल शांत नहीं हुआ। हर बार जब भी उसे देखता ऐसा लगता जैसे पहली बार देख रहा हूं। उसकी पहली नजर का जादू हर बार नया लगता था। फिर 3 महीने बाद मैंने अपने एक दोस्त को यह बात बताई। मैंने कहा, यार हमारे कॉलेज में 12वीं में एक लड़की है, निकिता, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरी ये बात सुनकर वो दोस्त मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर अचानक वो भागते हुए हमारे ग्रुप के पास गया। हमारे ग्रुप में 4-5 दोस्त थे। उसने सबको जाकर बता दिया, यार हमारे भाई को वो लड़की पसंद है, हमारे भाई को वो लड़की पसंद है। अब सबने मिलकर ये ठान लिया कि किसी भी हालत में उस लड़की से मेरा रिश्ता जोड़ना है। यहां तक कि मेरी दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स ने भी मदद करने का फैसला किया। अब तो मेरी हालत ये हो गई थी, मैं अकेला था और 4-5 लड़के और उनकी गर्लफ्रेंड्स मेरी मदद कर रहे थे। मुझे तो कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। लड़कियां मेरे लिए बस फ्रेंड्स के जैसा ही थीं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। जब सब लोग मेरे पास आए और पूछने लगे, भाई कब से पसंद कर रहा है, तो मैंने कहा 2-3 महीने से। वो बोले, अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, यार मैं ये चेक करना चाहता था कि ये फीलिंग्स सच में हैं या नहीं, लेकिन हर बार उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पहली बार देख रहा हूं। ये सुनकर सबको बहुत मजा आया और वो बोले, भाई ऐसा डफर भी किसी के प्यार में पड़ सकता है, ये तो नया है। फिर सबने मिलकर पूरी कोशिश शुरू कर दी। पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, लेकिन सिर्फ 8 दिन में वो लड़की मुझे नोटिस करने लगी। अब लगने लगा था कि कहानी में कुछ नया मोड़ आने वाला है। निकिता और मैं धीरे धीरे एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे। अब हम दोनों ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश करने लगे थे। वैसे हमारे कॉलेज में मेरी थोड़ी इज्जत थी। मैं पढ़ाई में अच्छा था और टीचर्स मुझे पसंद करते थे। निकिता ने भी ये सब जान लिया था। वो 8 दिन के अंदर ही मेरे बारे में काफी कुछ समझ गई। फिर उसने भी मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन मैंने कभी उस पर किसी भी चीज के लिए दबाव नहीं डाला, न कभी किसकी बात की, न गले लगाने की। हमारा रिश्ता बहुत ही सॉफ्ट और प्योर था। हमारे रिश्ते को करीब 2 महीने हो गए थे जब उसने पहली बार मुझे गले लगाया। उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकता। जब उसने मुझे हक किया तो मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। निकिता मुझसे थोड़ी छोटी थी और जब उसने मुझे गले लगाया तो उसका सिर मेरे सीने तक पहुंचा। फिर उसने धीरे से कहा, आई लव यू सो मच। ये कहते ही वो चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह हैरान और खुश। समझ में ही नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत। वो हक और वो 3 शब्द आई लव यू मेरे लिए सब कुछ थे। उस पहली हक के बाद मैं करीब 15 दिनों तक उसी एहसास में खोया रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ पा लिया हो। हालांकि
उसने फिर से मुझे उन 15 दिनों में गले नहीं लगाया, लेकिन वो पहली हग मेरे लिए इतनी खास थी कि मैं उसी पल में खो गया था। वो खुशी, वो फीलिंग, वो प्यार, सब कुछ मेरे चेहरे पर झलकता था। मैं एकदम बदल गया था, खुश, संतुष्ट और नई एनर्जी से भरा हुआ। अब मुझे समझ आ गया था कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। घर पर 2 रोटी खाता था, अब 3 खानी पड़ने लगी। मां से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा और अच्छा बोलने लगा। पिताजी के सामने जो कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, अब थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली हो गया। पिताजी भी खुश रहने लगे और धीरे धीरे पूरी फैमिली खुश हो गई। मुझे समझ आया कि प्यार का असर हर चीज पर पड़ता है और वो असर मेरे लिए बहुत सकारात्मक था। लोग अक्सर कहते हैं कि प्यार में पड़ने से पढ़ाई बिगड़ जाती है, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हुआ। मुझे और ताकत मिली। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि अगर मेरी जिंदगी की रानी मेरे पास है तो मैं अपने भविष्य के लिए क्यों डरूं। बस अपने काम पर फोकस करना है। मेरी लाइफ में जो पहले स्टेबिलिटी नहीं थी वो अब आ गई थी। अब मैं खुद को अल्ट्रा स्टेबल महसूस कर रहा था। दिन बीतते गए, एग्जाम्स हुए, कॉलेज खत्म हुआ। जितने साल हमारा कॉलेज चला उतने ही साल हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छे से चला। निकिता ने कभी किसी और लड़के की तरफ नहीं देखा और मैंने भी कभी किसी और लड़की की तरफ नहीं देखा। हमारा रिश्ता सच्चा और ईमानदार था और सबसे खास बात यह थी कि हमारे बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने। हमने कभी इंटरकोर्स नहीं किया। हाँ, कभी कभी एक हक या महीने में एक किस होता था, लेकिन यही हमारी खुशी का हिस्सा था। जब कॉलेज खत्म हुआ तो बाकी सभी खुश थे, लेकिन मैं और निकिता थोड़ा उदास थे। निकिता दूसरी स्टेट से थी और मैं भी अपने स्टेट वापस जाने वाला था। हमें पता था कि अब हमारी मुलाकातें और बातें शायद मुश्किल हो जाएंगी। निकिता ने मुझसे कहा था कि उसका आगे की पढ़ाई का सपना शायद पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके घर वाले उसे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। उसने कहा, मेरे पापा अब किसी अच्छे लड़के से मेरी शादी करा देंगे, मेरी पढ़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ताकत मुझसे छिनने वाली हो। लेकिन मैं समझ गया कि ये सच है और शायद यही हमारी कहानी का नया मोड़ था। कॉलेज पूरा हो चुका था और उसने जो बातें कही थीं वो मुझे याद आ रही थी। मुझे लगता था कि हम दोनों के लिए आगे एक नई शुरुआत होने वाली है। हम दोनों एक दिन एक शांत जगह पर बैठे थे, बातें कर रहे थे, और तभी उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, यार तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी आवाज में झिझक साफ सुनाई दे रही थी। उसका डर भी समझ में आता था, क्योंकि उसके दोस्त और मेरी तरह हमारे आसपास के लोग कॉलेज के रिश्तों के बारे में गलत धारणाएं रखते थे। कई बार ब्रेकअप और पैचअप हो चुके थे। उसे किसी ने यह भी कह दिया था कि कॉलेज का प्यार शादी तक नहीं पहुंचता, ये सब कॉलेज के दिनों तक ही रहता है। शायद यही सोचकर उसने मुझसे पूछा। जब उसने ये सवाल पूछा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानता था क्यों, लेकिन उस एक सवाल ने मुझे इतना भावुक कर दिया कि आंसू निकल आए। लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं, लेकिन यार उस पल में मुझे ये नहीं समझ आया कि क्यों रो रहा हूं। बस मुझे तो उसका प्यार और उसके सवाल ने गहरे तरीके से छुआ था। मैंने बिना कोई देर किए बस हाँ कह दिया। वो खुशी से झूम उठी, तुरंत मेरा हाथ चूमा, मुझे गले लगाया और फिर एक प्यारा सा किस किया। फिर उसने कहा, कॉलेज खत्म हो गया है, अब मैं घर जा रही हूं। मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगी, उन्हें इस रिश्ते के लिए राजी करूंगी, फिर हम शादी करेंगे। उसने ये भी कहा, देखो उनका आशीर्वाद जरूरी है। हम चाहें तो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। रिश्ते टूट जाएंगे और रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी होती है। उसकी बातों में इतनी समझदारी थी कि मैं बस उसे सुनता ही रह गया। उसने जो कहा मैंने पूरी तरह से स्वीकार किया। फिर वो अपने गांव चली गई और मैं अपने गांव लौट आया। उसके जाने के बाद मैं बस उसी के ख्यालों में खोया रहता था। मुझे पूरा भरोसा था कि हमारा शादी का सपना सच होगा। मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, न मैं बहुत गरीब था न ही बहुत अमीर। मुझे अपनी पढ़ाई पर भरोसा था और मुझे यकीन था कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं था। वो भी जानती थी कि मेरे हालात ठीक हैं। मेरे मम्मी पापा भी उसे ज़रूर स्वीकार करेंगे, इसीलिए वो भी निश्चिंत थी। वो चली गई और 1 महीना बीत गया, फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना और चौथा महीना भी गुजर गया। लेकिन इन 4 महीनों में
न उसका फोन आया न कोई मैसेज। मैंने लगातार 4 महीने उसकी राह देखी और 5वें महीने में मुझे लगने लगा कि कुछ सही नहीं हो रहा। जब उसने मुझे कहा था मेरा अब आगे पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है और मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देखेंगे, तो ये सब सोचकर मैं परेशान हो गया। क्या वो सच में शादी कर रही है? क्या उसकी शादी हो गई? इन सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया। अब और इंतजार नहीं करने का मन बना लिया। मुझे खुद ही उसके गांव जाना था, सब कुछ देखना था। मैंने तुरंत ट्रेन का टिकट बुक किया और जिस दिन मुझे जाना था उस दिन सारा सामान लेकर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि अचानक मैंने देखा निकिता मेरी तरफ आ रही है। उसने अपना सामान रखा और जोर से मुझे गले लगा लिया। फिर उसने मेरे गाल पर एक किस किया और कहा, सुनो, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। मेरे मम्मी पापा मानने को तैयार नहीं हैं। हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी या मंदिर में जाकर शादी करनी होगी। 4 महीनों में मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में निधन हो चुका था। मैं अकेला हो गया था, न कोई भाई न बहन, घर में सिर्फ मैं ही था। निकिता ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे? मैंने सारी सच्चाई उसे बता दी। ये सुनकर वो मेरी तरफ दौड़ी और मुझे गले लगा लिया, फिर रोने लगी। उसने फिर मुझे किस किया और कहा, सॉरी यार, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, न ही मैसेज किया, मुझे माफ कर दो। मैं वहां इतनी बिजी थी, कोशिश कर रही थी कि मम्मी पापा को राजी कर लूं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए मैं यहां भाग कर आ गई। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि असली बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर एक साथ मेरे घर में रहने लगे। हमारे आसपास के लोग अब हमें देखने लगे थे। जब लोग हमारे घर से गुजरते तो अक्सर खिड़की में झांकते, और जब हम साथ बैठे होते तो वो आते, हमें देखते और फिर चले जाते। यह स्वाभाविक था। जब कोई लड़की किसी लड़के के घर में रहती है तो लोग ध्यान देते हैं। एक दिन निकिता ने मुझसे कहा, मैं अपने पापा के पास जाकर फिर से कोशिश करना चाहती हूं। वो करीब 15 से 20 दिन तक मेरे साथ रही और फिर बोली, अब मैं पक्का अपने पापा को मना लाऊंगी। इस बार तो 100% वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। वो जाने से एक दिन पहले मुझसे बोली, कल हम एक मंदिर में चलेंगे, वहां हम एक दूसरे को माला पहनाएंगे, तुम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे और मैं इस रूप में अपने घर जाऊंगी। फिर पापा को कहूंगी कि हमने मंदिर में शादी कर ली है। अगर उन्होंने हमारी शादी को मान्यता नहीं दी तो मैं वापस लौट आऊंगी। हमने वैसा ही किया। मंदिर में जाकर माला पहनाई, सिंदूर भरा और एक सेल्फी ली। बस इतना करना था ताकि वो अपने पापा को दिखा सके। उसने कहा था, अब कोई और मेरी शादी नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। वो चली गई और कहा था कि 4-5 दिन में वापस आ जाएगी। लेकिन वो 4-5 दिन 15 दिन बन गए, फिर 15 दिन 1 महीने में बदल गए। अब मैं बस उसकी राह देखता रहा। 1 महीना पूरा हो गया लेकिन कोई खबर नहीं आई। तब मैंने ठान लिया कि अब मुझे उसके घर जाना ही होगा। मैंने अपने कपड़े बैग में डाले, ट्रेन का टिकट लिया और उसके गांव की ओर निकल पड़ा। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां उसकी माँ और दादी ही थीं। उसके पिता और बाकी लोग कहीं बाहर गए हुए थे। मुझे देखकर उन्होंने मुझे बैठने को कहा, पानी और चाय दी। मैंने उनसे पूछा, निकिता कहाँ है? क्या हुआ? दोनों मुझे बस देख रही थीं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी अचानक उसके पिता आ गए। उन्होंने कहा, निकिता यहाँ नहीं है। मैं उठकर उनके पास गया और पूछा, क्या आप निकिता के पिता हैं? उन्होंने कहा, हाँ, और तुम धीरज हो, उसके प्रिय? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही धीरज हूं और हम दोनों ने शादी की है। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। उनके चेहरे पर अजीब सी प्रतिक्रिया आई और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निकिता के पिता ने मुझे गले से लगा लिया। यह मेरे लिए एक बहुत ही इज्जत का पल था। अगर निकिता के पिता ने मुझे इतनी इज्जत दी तो अब मुझे कोई संकोच नहीं था। फिर अचानक मेरे मन में सवाल आया, निकिता अब तक आई क्यों नहीं? यह सवाल मुझे परेशान करने लगा। मैं देख रहा था कि निकिता के पिता की आंखों में आंसू थे जो मेरे कंधे पर गिर रहे थे। उन आंसुओं को मैं महसूस कर रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ मेरे ऊपर आ गया हो। मैंने धीरे से उनके कंधे को अलग करते हुए पूछा,
क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? उनके आंसू रुकते हुए उन्होंने कहा, तुम लोग इतने देर से क्यों आए? और फिर उन्होंने जो कहा वो मेरे दिल को छू गया। जब कॉलेज खत्म होने के बाद निकिता घर वापस आई थी, तब उसने मुझे बताया था कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। हम दोनों तैयार भी हो गए थे, लेकिन जिन लड़के से उसका विवाह तय किया गया था वो थोड़ा अलग था। वो एक पॉलिटिशियन का करीबी था। फिर हमने उस लड़के को बताया कि निकिता किसी और से प्यार करती है और वह उसी से शादी करना चाहती है। हमने यह तय किया कि अपनी बेटी को खुश देखना है, इसलिए हम उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन उस लड़के ने हमारी बात नहीं मानी। एक दिन उसने निकिता को खेत से अपहरण कर लिया और उसके साथ जो नहीं करना चाहिए था वो सब किया। फिर निकिता को छोड़ दिया गया और वह घर वापस आई। उसने एक पत्र लिखा और अपना जीवन समाप्त कर लिया। जब मुझे यह खबर मिली तो मैं पूरी तरह से शॉक हो गया। क्यों ऐसा किया उसने? ऐसा कैसे हो सकता था? निकिता के पिता ने कहा, यह अब पुरानी बात हो चुकी है। लगभग 10 से 11 महीने हो चुके हैं। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। मैंने उनसे उस पत्र को दिखाने को कहा। उन्होंने वह पत्र दिया और जब मैंने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, पापा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। धीरज के साथ मेरी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी अब यहीं तक थी। आज तक मैंने धीरज को कभी अपने शरीर को छूने भी नहीं दिया और न ही उसने मुझे इस तरह से छुआ। मैं पवित्र थी और मैं चाहती थी कि धीरज मुझे पवित्र रूप में मिले। आपने मेरे लिए शादी का प्रबंध भी किया था, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही यह सब हो गया। इस दाग के साथ मैं धीरज के साथ नहीं जी सकती और न ही आपके नाम को लेकर जी सकती हूं। इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रही हूं। मुझे माफ कर दीजिए और अगर कभी धीरज घर आए तो उसे मेरी तरफ से माफी देना। यह पत्र पढ़कर मुझे समझ में आया कि जब मैं और निकिता घर के आंगन में बैठते थे तो लोग हमें आते जाते हुए देख रहे थे। अब मुझे यह सब सही से समझ में आया कि क्यों लोग हमारी हर छोटी बात पर ध्यान देते थे। जब मैं निकिता के साथ सड़क पर चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे घूर रहे हैं, क्योंकि निकिता मेरे साथ बिना शादी किए आई थी। मुझे लगा कि समाज मुझे इस वजह से गलत नजरों से देख रहा है, लेकिन बाद में मुझे यह समझ में आया कि ऐसा नहीं था। असल में मैं अकेला चल रहा था और निकिता बस मुझे दिख रही थी। जल्दी ही मैंने अपना सामान समेटा और घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर मैंने कुछ परिचितों से पूछा कि आखिर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा, तुम्हें तो लोग गांव में पागल कहने लगे हैं। लोग पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या हो रहा है। यह सुनकर मुझे लगा कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन समाज ने मुझे पागल कह दिया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? सच बताऊं तो वह लड़का जिससे निकिता का विवाह तय था, उसका कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। प्यार, तकदीर और समय तीनों किसी के बस में नहीं होते। जो होना था वो होकर रहा। ऐसी कहानियां खोजने में हद से ज्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगली कहानी उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली होगी।